Hello learners, welcome to my YouTube channel English Literature Feat India। आज हम जिस प्ले के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, हैमलेट के सोर्सेज, उसकी समरी, उसकी थीम्स और हैमलेट ने किस किस लेटर वर्क्स को इन्फ्लुएंस किया है। इंट्रोडक्शन। शेक्सपियर के इस प्ले का नाम, पूरा नाम द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, जिसको शॉर्ट में हैमलेट बोला जाता है। ये प्ले शेक्सपियर के लॉन्गेस्ट प्लेज में आता है, जिसके अंदर कुल मिला के 29,551 वर्ड्स हैं। हैमलेट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट फिल्म स्टोरी आफ्टर सिंडरेला। जो हैमलेट का रोल है वो शेक्सपियर ने रिचर्ड बर्बिज को ध्यान में रखते हुए लिखा था, उनके लिए लिखा था। रिचर्ड बर्बिज शेक्सपियर के टाइम के बहुत फेमस एक्टर और लीडिंग ट्रेजेडियन थे। अब हम आते हैं शेक्सपियर के हैमलेट के सोर्सेज की ओर। शेक्सपियर के हैमलेट के मेनली दो सोर्सेज माने जाते हैं। एक के जो हैमलेट की स्टोरी है वो शेक्सपियर ने लेजेंड ऑफ हैमलेट से डिराइव की थी, और दूसरा जो प्ले उनका सोर्स माना जाता है वो है हैमलेट, जिसको अब लॉस्ट माना जाता है, दैट द प्ले हैमलेट इज नाउ लॉस्ट। ये टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, ये हैमलेट का सबसे ज़्यादा फेमस कोट है। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने इसको ऑलरेडी कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। और ये वाली जो लाइन्स है ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। आई रियली लाइक दीज लाइन्स। डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर, डाउट दैट द सन डोथ मूव, डाउट ट्रूथ टू बी अ लायर, बट नेवर डाउट आई लव। ये हैमलेट ओफिलिया को लिखता है अपने लेटर में। रियली लाइक दीज लाइन्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं समरी से। तो अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जो प्ले है वो डेनमार्क में सेट है। जो प्रिंस हैमलेट हैं, जो कि हमारे हीरो हैं इस प्ले के, उनको डेनमार्क वापस बुला लिया जाता है जर्मनी से, जहाँ पर वो स्कूल में होते हैं, कि उनके फादर की डेथ के बाद, किंग हैमलेट की डेथ के बाद प्रिंस हैमलेट को वापस डेनमार्क बुला लिया जाता है। जो क्लॉडियस हैं वो हैमलेट के चाचा हैं। किंग हैमलेट जो थे उनके भाई हैं। तो हम किंग हैमलेट के मरने के बाद क्लॉडियस, जो किंग हैमलेट की बीवी होती है, अब जो विडो है, उनकी जो विधवा है गर्ट्रूड, उनसे शादी कर लेते हैं एंड ही बिकम्स द किंग ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क और नॉर्वे दोनों एनिमीज़ हैं। डेनमार्क ने नॉर्वे को डिफीट किया था पहले एक बैटल में, जिसमें किंग हैमलेट ही स्ल्यू किंग फोर्टिनब्रास ऑफ नॉर्वे इन अ बैटल कुछ साल पहले। As a result, consequently, Denmark also fears of an invasion by Prince Fortinbras, जो कि सन है किंग फोर्टिनब्रास के, जो कि मर गए थे, जिनको मार दिया गया था उस बैटल में। तो डेनमार्क फियर्स एन इन्वेजन बाय प्रिंस फोर्टिनब्रास ऑफ नॉर्वे। अब हम आते हैं समरी पे। प्ले की शुरुआत होती है दो गार्ड्स से, जिनको ओल्ड हैमलेट का भूत दिखता है, जिनकी अभी कुछ समय पहले ही डेथ हुई थी। वो दोनों इसके बारे में होराशियो को बताते हैं, जो प्रिंस हैमलेट का दोस्त है। होराशियो को पहले तो इस बात पे डाउट होता है कि ये सच है या नहीं, पर जब वो भूत को अपनी आंखों से देखता है तो उसको यकीन हो जाता है, और वो डिसाइड करता है कि वो इसके बारे में हैमलेट को बताएगा। इस बीच डेनमार्क का नया राजा बनता है क्लॉडियस, जो हैमलेट के चाचा लगते हैं। क्लॉडियस हैमलेट की माँ गर्ट्रूड, जो कि ओल्ड हैमलेट की विडो यानी कि विधवा है, उससे शादी कर लेता है, जैसे कि मैंने अभी आपको कॉन्टेक्स्ट में भी बताया था। इस बीच पता चलता है कि डेनमार्क को नॉर्वे के प्रिंस फोर्टिनब्रास से खतरा है, जिससे क्लॉडियस कूटनीति से बचने का प्रबंध करता है। इस शादी समारोह में हैमलेट उपस्थिति में है, हालांकि वह अपने पिता के निधन के बाद तुरंत क्लॉडियस से शादी करने के अपनी मां के फैसले से निराश है। होराशियो हैमलेट को भूत की उपस्थिति के बारे में बताता है, और हैमलेट स्वयं उस भूत को देखने का और दौरा करने का फैसला करता है।
इस बीच कोर्ट के एडवाइजर पोलोनियस अपने बेटे लार्टिस को वापस पेरिस भेज देता है जहां वह रह रहा है। लार्टिस और पोलोनियस दोनों ओफिलिया से हैमलेट के साथ उसके संबंधों के बारे में सवाल करते हैं। जो ओफिलिया है वो पोलोनियस की बेटी और लार्टिस की बहन है। ओफिलिया स्वीकार करती है कि हैमलेट उसे वू कर रहा है, यानी कि लुभा रहा है। वे उसे हैमलेट से बचने के लिए और हैमलेट के एडवांसेस को रिजेक्ट करने के लिए कहते हैं और उसकी चैस्टिटी की रक्षा के महत्व पर बल देते हैं। आपको पता है उस टाइम पर कि एक औरत के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी वर्जिनिटी मेंटेन रहनी चाहिए। वर्जिनिटी, चैस्टिटी वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती थी। आजकल के टाइम में भी आप देखेंगे तो इंडिया में या फिर और भी काफ़ी कंट्रीज़ में इट्स समथिंग दैट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एम्फसाइज्ड अपॉन दैट अ वुमन शुड बी प्योर, अ वुमन शुड बी चेस्ट, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पर कि वो उसकी रक्षा, चास्टिटी की रक्षा के महत्व पर बल देते हैं, दोनों भाई और उसके फादर। ओफिलिया हैमलेट से संपर्क काटने के लिए सहमत हो जाती हैं। उस रात हैमलेट जो नाइट गार्ड्स हैं उनके साथ जाता है। भूत एक बार फिर प्रकट होता है। हैमलेट भूत से सवाल करता है जो हैमलेट को दूसरों से दूर ले जाता है। जब वे अकेले होते हैं तो भूत बताता है कि क्लॉडियस ने उसका ताज और उसकी पत्नी को चुराने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। भूत हैमलेट को क्लॉडियस से बदला लेने का वादा करता है। हैमलेट सहमत प्रतीत होता है। गार्ड्स ने जो कुछ देखा है उसे किसी को ना बताने की वो कसम खाते हैं कि वो किसी को नहीं बताएंगे। अब हम आते हैं एक्ट 2 पे। It shows us at some indefinite time in the future. हैमलेट सबसे अजीब तरीके से व्यवहार करने लगता है। क्लॉडियस इस अजीब व्यवहार के कारण की खोज करने के लिए हैमलेट के 2 स्कूल फ्रेंड्स हैं जिनका नाम रोजनक्रांस और गिल्डनस्टर्न है, उनको बुलाता है। अगेन ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक इसलिए भी कि टॉम स्टॉपर्ड का जो प्ले है वो इन दोनों के नाम पे ही है, रोजनक्रांस एंड गिल्डनस्टर्न। इट्स अ वेरी वेरी फेमस प्ले, उसके बारे में हम बाद में एक किसी वीडियो में आएंगे, बट डू रिमेंबर दीज 2 नेम्स। इस बीच पोलोनियस को लगता है कि ओफिलिया द्वारा अपने प्यार को अस्वीकार करने के कारण हैमलेट पागल हुआ है। वो अपनी इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए ओफिलिया और हैमलेट की अकेले में मीटिंग अरेंज करता है और फिर वो और क्लॉडियस इसका छुप के इसको ऑब्जर्व करते हैं। इंग्लैंड से प्लेयर्स का एक ट्रूप आता है। हैमलेट उनसे पूछता है कि क्या वे एक ट्रेजेडी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन प्ले कर सकते हैं। तो वी रियलाइज़ कि हैमलेट एक नाटक करने की योजना बना रहा है जिसमें उसके पिता की डेथ को दर्शाया जाएगा, यह देखने के लिए कि क्या क्लॉडियस वास्तव में दोषी है और भूत पर वास्तव में भरोसा किया जाना चाहिए या नहीं। एक्ट 3 में ओफिलिया हैमलेट से संपर्क करती है जब वे स्पष्ट रूप से क्लियरली जब दोनों अकेले होते हैं। क्लॉडियस और पोलोनियस एक टैपेस्ट्री के पीछे छिपकर दोनों को ऑब्जर्व करते हैं। हैमलेट ओफिलिया के प्रति काफ़ी क्रूअली बिहेव करता है। क्लॉडियस रियलाइजेस कि हैमलेट ओफिलिया के प्यार के लिए पागल नहीं है, उसके कारण पागल नहीं हुआ है, बल्कि किसी और कारण से है। हैमलेट अपना नाटक शुरू करने की तैयारी करता है जिसे वह द माउस ट्रैप कहता है। ऑडियंस में क्लॉडियस, गर्ट्रूड, ओफिलिया और पोलोनियस कई अन्य लोगों के साथ इकट्ठा होते हैं। नाटक के दौरान गर्ट्रूड और क्लॉडियस दोनों अलग अलग कारणों से बेहद परेशान हो जाते हैं। गर्ट्रूड तो इसलिए परेशान होती हैं क्योंकि गर्ट्रूड जो है वो हैमलेट के वेल्ड एक्यूजेशन से घबरा जाती हैं। जो वो छुप के वेल्ड एक्यूजेशन आज कि वो डायरेक्टली अक्यूज़ नहीं कर रहा है, वो इनडायरेक्टली अक्यूज़ कर रहा होता है अपनी माँ को, जहां हैमलेट उसे इनकॉन्स्टेंट और हिपोक्रिटिकल मानता है क्योंकि उसने ओल्ड हैमलेट की मृत्यु के बाद फिर से शादी की थी। और क्लॉडियस के परेशान होने का क्या कारण है? क्लॉडियस इसलिए हिल जाता है क्योंकि वह वास्तव में अपने भाई की डेथ का, मृत्यु का, हत्या का दोषी है। क्लॉडियस फैसला करता है कि हैमलेट को इंग्लैंड भेजकर उससे छुटकारा पाना चाहिए। अब नाटक के बाद गर्ट्रूड हैमलेट को अपने कमरे में बुलाती है ताकि वो हैमलेट को इन इंसिनुएशंस के लिए डांट सके। हैमलेट उस पर लस्ट का आरोप लगाते हुए कहता है कि उसने क्लॉडियस से शादी करने के लिए उसके पिता और खुद का अपमान किया है। इस सब के दौरान पोलोनियस एक टैपेस्ट्री के पीछे छिप जाता है।
एक पॉइंट पर वह सोचता है कि हैमलेट गर्ट्रूड पर हमला करने जा रहा है और मदद के लिए चिल्लाता है। हैमलेट पोलोनियस को टैपेस्ट्री के माध्यम से चाकू मार देता है, यह सोचकर कि उसने क्लॉडियस को मार डाला है। हैमलेट को पता चलता है कि उसने केवल एक एनाइकोट रैश इंट्रूडिंग फूल, ये शेक्सपियर के खुद के लफ्ज हैं, रैश इंट्रूडिंग फूल को मारा है, दैट इज पोलोनियस को मारा है। हैमलेट अपनी माँ से बात कर ही रहा होता है जब ओल्ड हैमलेट का भूत फिर से प्रकट होता है और हैमलेट को अपनी माँ के साथ इतना क्रूअली बिहेव ना करने के लिए कहता है और क्लॉडियस से बदला लेने के लिए याद रखने के लिए कहता है। गर्ट्रूड को लगता है कि उसका बेटा हवा से बात कर रहा है और उसे यकीन हो जाता है कि हैमलेट पागल हो गया है। हैमलेट पोलोनियस की बॉडी को घसीटते हुए गर्ट्रूड के रूम से चला जाता है। बहुत पूछताछ के बाद हैमलेट क्लॉडियस को पोलोनियस की बॉडी छिपाने की जगह के बारे में बताता है। फिर वह हैमलेट के लिए रोजेनक्रांस और गिल्डनस्टर्न के साथ तुरंत इंग्लैंड जाने की व्यवस्था करता है। क्लॉडियस इंग्लिश कोर्ट को एक लेटर लिखकर हैमलेट को उसके आने पर तुरंत मारने के लिए कहता है और उस लेटर को रोजेनक्रांस और गिल्डनस्टर्न के साथ रख देता है। एल्सिनोर जो है वो डेनिश महल जो है उसका नाम है। ओफिलिया अपने पिता की मृत्यु के बाद पागल हो जाती है। वह बचकाने और भद्दे से बॉडी सॉन्ग्स गाने लगती है। वो पोलोनियस की मौत के स्पष्टीकरण, उसकी क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए लार्टिस जल्दी वापस ही डेनमार्क आ जाता है। क्लॉडियस उसे शांत करता है और उसे विश्वास दिलाता है कि हैमलेट दोषी पक्ष था, कि हैमलेट की वजह से या हैमलेट ने पोलोनियस की हत्या की है। लेटर आता है कि इंग्लैंड जाने वाले हैमलेट के जहाज पर पायरेट्स यानी कि जो समुद्री लुटेरे हैं उन्होंने हमला किया था, जिन्होंने हैमलेट पर कब्जा कर लिया और रैंसम यानी कि फिरौती के लिए उसे डेनमार्क वापस करने की व्यवस्था करते हैं। हैमलेट क्लॉडियस को अपने आने की वापसी की घोषणा करते हुए एक लेटर भेजता है। क्लॉडियस और लार्टिस तय करते हैं कि हैमलेट को मार दिया जाना चाहिए। वे लार्टिस और हैमलेट के बीच एक डुअल यानी कि एक द्वंद्व की व्यवस्था करने का निर्णय लेते हैं, जिसमें लार्टिस की तलवार पर चुपके से वो लोग जहर लगा देते हैं ताकि हैमलेट की इमीडिएटली डेथ हो जाए। बैकअप के रूप में जो क्लॉडियस है वो क्या करता है कि एक वाइन के कप में जहर मिला देता है हैमलेट को देने के लिए। एक्ट 4 के एंड में गर्ट्रूड के थ्रू न्यूज़ आती है कि नदी के किनारे एक विलो पेड़ में खेलते समय ओफिलिया डूब गई है। एक्ट 5 स्टार्ट होता है ग्रेवयार्ड में। 2 कब्र खोदने वाले इसका जो ग्रेव डिगिंग का जो बिजनेस है इसके बारे में मजाक करते हुए पाए जाते हैं। हैमलेट और होरेशियो आते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं। जल्द ही ओफिलिया का अंतिम संस्कार शुरू होता है। बाद में हैमलेट होरेशियो को समझाता है कि उसे क्लॉडियस के प्लान के बारे में पता चल गया था कि क्लॉडियस उसे इंग्लैंड में मरवाना चाहता था, इसलिए उसने एक नया लेटर लिखकर रोजेनक्रांस और गिल्डनस्टर्न की डेथ करा दी। इस बीच ऑजरिक एक कोटियर है, उसका नाम है, लार्टिस और हैमलेट के बीच डुअल का प्रस्ताव देता है। हैमलेट इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। डुअल की शुरुआत रेफरी के रूप में ऑजरिक से होती है। हैमलेट पहले 2 पासेस जीत जाता है, जिसकी वजह से क्लॉडियस को पॉइजन वाइन का सहारा लेना पड़ता है। पर हैमलेट वाइन पीने से मना कर देता है। उसके स्थान पर गर्ट्रूड क्या करती है, गर्ट्रूड जैसे वो टोस्ट रेस करते हैं ना, तो गर्ट्रूड वही कर रही होती है अपने बेटे के लिए और वो वाइन पी लेती है। जब तीसरा पास भी हैमलेट जीत जाता है तो लार्टिस उसको स्नीकीली यानी कि गलत तरीके से या चुपके से स्नीकीली अटैक करता है और अटैक करके हैमलेट को घायल कर देता है। दोनों के बीच में हाथापाई होती है, जिससे हैमलेट के पास लार्टिस की तलवार आ जाती है। अब आपको याद रखना है कि लार्टिस की तलवार पर जहर लगा हुआ है। वह लार्टिस को घायल कर देता है। तभी गर्ट्रूड गिर जाती है, यह बताते हुए कि उसको पॉइजन दिया गया है। लार्टिस जो कि ही इज ऑल्सो डाइंग, क्योंकि वो उसको जहर वाली तलवार से स्टैब किया गया है, वो भी हैमलेट को सारी जो प्लानिंग थी, जो साजिश थी, उसके बारे में सब कुछ बता देता है। और हैमलेट फाइनली क्लॉडियस पर पॉइजन तलवार से हमला करता है। हैमलेट इज ऑल्सो डाइंग नाउ। वह होरेशियो से सभी दर्शकों को अपनी कहानी बताने के लिए कहता है एंड देन हैमलेट डाइज।
तभी फोर्टिनब्रास, जो प्रिंस फोर्टिनब्रास जिसकी हमने शुरू में बात करी थी, कुछ इंग्लिश एम्बेसडर्स के साथ कोर्ट में आता है जो रोजनक्रांस और गिल्डनस्टर्न की मृत्यु के बारे में बताते हैं। डेनमार्क की सभी इमीडिएट रॉयल्टी की डेथ हो जाती है, ऑफ कोर्स जितनी भी डेनमार्क की रॉयल्टी थी दे आर ऑल डेड ऑलराइट, कि होने के बाद फोर्टिनब्रास जो डेनमार्क का क्राउन है उस पर अपने अधिकार का दावा करता है। अगेन देन व्हाट ही डज इज एट द एंड ही अरेंजेस फॉर के हैमलेट को सोल्जर का प्रॉपर बरियल मिले, तो ही अरेंजेस फॉर दैट एंड दैट इज वेयर द प्ले एंड्स। दिस वाज द समरी फॉर यू। अब अगर हम प्लेज में हैमलेट में मेन थीम्स की बात करें तो 3 मेन थीम्स निकल कर आती हैं, मैडनेस, डेथ और मोर्टैलिटी, विमेन। ऑफ कोर्स देयर आर अदर थिंग्स बट दीज आर द 3 दैट आई विल बी फोकसिंग और आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन वेरी वेरी ब्रीफ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डेथ यानी मोर्टैलिटी की। तो काफ़ी क्रिटिक्स जो हैं वो डेथ को हैमलेट की प्राइमरी थीम मानते हैं, जैसे कि जी विल्सन नाइट जो कि एक बहुत फेमस क्रिटिक हैं, वो डेथ के बारे में काफ़ी विस्तार में लिखते हैं एंड ही सेज दैट डेथ इज़ over the whole play. Polonius and Ophelia die during the action and Ophelia is buried before our eyes. Hamlet arranges the deaths of Rosencrantz and Guildenstern. The plot is set in motion by the murder of Hamlet's father and the play opens with the apparition of the ghost. This is what G. Wilson Knight says. These were his words. जो ग्रेवयार्ड सीन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है इस प्ले में, कि उस प्ले में हम उस पर्टिकुलर सीन में हम हैमलेट की फैसिनेशन देखते हैं डेड बॉडीज़ के साथ, दैट हाउ कैन योरिक्स स्कल बी योरिक्स स्कल। अब हम अगर मैडनेस की थीम की बात करें तो ये थीम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस टाइम पे शेक्सपियर ने हैमलेट लिखा था उस टाइम तक मैडनेस काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड एलिमेंट बन चुका था काफ़ी रिवेंज ट्रेजेडीज़ में। उनमें से सबसे पॉपुलर एक नाम जो अगेन आपको याद रखना चाहिए वो है द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस किड, किड एज इन KYD, थॉमस किड। उनके द्वारा लिखी गई स्पेनिश ट्रेजेडी बहुत बहुत पॉपुलर एलिजाबेथन ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी है एलिजाबेथन पीरियड की। उसमें भी एक जो उनके मेन कैरेक्टर थे हायरोनिमो, उसको भी ऐसे ही दिखाया गया है कि वो भी पागल हो जाते हैं अपना रिवेंज लेते लेते। दैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके। लेकिन हैमलेट में इस प्ले में जो मैडनेस को जैसे ट्रीट किया गया है वो थोड़ा सा अलग है बाकी रिवेंज ट्रेजेडीज से। कैसे? बिकॉज हैमलेट की जो मैडनेस है वो डीपली एम्बिगुअस है, बिकॉज वी रियली डू नॉट नो कि वो एक्चुअली में, क्योंकि जो क्रिटिक्स हैं बाद में दे इंटरप्रेट कि वो एक्चुअली में मैड था या नहीं था, क्या या वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था, और वेदर डिड ही एक्चुअली गो मैड। तो दैट इज़ डीपली एम्बिगुअस। अगेन हैमलेट सिर्फ अकेला कैरेक्टर नहीं है जो कि प्ले में पागल हो जाता है, वन हु गोज इनसेन। ओफिलिया इज अगेन वन जो दिखाई जाती है दैट अपने फादर की डेथ के बाद शी ऑल्सो गोज मैड। जो हैमलेट है अगेन वो ओरिजिनली जब एक्ट करता है एज अ मैड पर्सन, इट इज़ टू फूल पीपल, इट इज़ एक्चुअली टू फूल पीपल इनटू थिंकिंग कि वो हार्मलेस है, क्योंकि वो एक्चुअली में क्या कर रहा है, वो वाई डज ही पुट ऑन दैट एंटिक डिस्पोजिशन इज टू बिकॉज ताकि वो अपने फादर की जो डेथ है उसके बारे में प्रोब कर सके और उसमें क्लॉडियस का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा था उसके बारे में पता कर सके। इसके लिए अर्ली ऑन प्ले में शुरू में बोलता है कि दो दिस बी मैडनेस, आई एम कोटिंग पोलोनियस, दो दिस बी मैडनेस येट देयर इज मेथड इन इट। दीज आर वेरी वेरी फेमस लाइन्स अगेन, that there is method in it, जो एक्चुअली में पोलोनियस का असर्शन है इस आयरॉनिक, क्योंकि वो सही भी है और गलत भी है। पोलोनियस जो है वो फॉल्सली ये बिलीव करता है कि जो हैमलेट की मैडनेस है वो इसलिए आती है क्योंकि हैमलेट का जो ओफिलिया के लिए प्यार है और ओफिलिया ने जो उसको रिजेक्ट कर दिया है, जैसे कि मैंने समरी में भी बताया था। बट अगेन के मेथड वो नोट कर पा रहा है बिहाइंड अ क्रेजी पर्सन टॉक, दैट इज अगेन इम्प्रेसिव ऑफ पोलोनियस। So again, like I said, madness is one of the important themes in Hamlet. Women की बात करें तो play के अंदर there are only 2 women who are present in the entire play, and that are आपका Ophelia and Gertrude, okay? And remember, both the women die. See, वो दोनों के लिए केयर करता है, बट दोनों के प्रति वो सस्पिशियस भी है। अपने मदर के केस में जैसे मैंने बताया था, उसको लगता है कि उसकी मदर ने, गर्ट्रूड ने जल्दबाजी में
ओल्ड हैमलेट की डेथ के बाद जल्दबाजी में क्लॉडियस से शादी कर ली, तो इसका मतलब ये है कि वो उसके पिता से प्यार नहीं करती थी। और जब हैमलेट जब पागल होने का नाटक करने लगता है तो ही ऑल्सो अज्यूम्स कि जो ओफिलिया है वो उनसे मिली हुई है, क्लॉडियस, गर्ट्रूड, पोलोनियस, इन सब से। तो एंड ही फील्स दैट बोथ द वुमेन हैव लेट हिम डाउन। तो अगर प्ले के ड्रामेटिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो हैमलेट है वो जो कन्वेंशंस थे ड्रामा के उस टाइम पे वो काफ़ी वेज में डिफ़र करता है उनसे। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो शेक्सपियर के टाइम में प्लेज वर एक्सपेक्टेड कि वो जो एरिस्टोटल का पोएटिक्स था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, उसमें जो एरिस्टोटल पोएटिक्स में जो एडवाइस देते हैं उसको फॉलो करें कि एक जो ड्रामा है वो एक्शन पे फोकस करना चाहिए, ना कि कैरेक्टर पे। जबकि हैमलेट में शेक्सपियर इसको रिवर्स करते हैं, बिकॉज इट इज़ थ्रू द सोलिलोकीज हैं उनके थ्रू, ना कि एक्शन के थ्रू, हमें एज एन ऑडियंस हैमलेट के जो मोटिव्स हैं और थॉट्स हैं उनके बारे में पता चलता है। वेरी इंपॉर्टेंट again play is also full of seeming discontinuities and irregularities of action. scholars आज तक भी डिबेट करते हैं कि ये सारे जो twists हैं whether ये mistakes हैं या intentional additions हैं to add to the play's themes of confusion and duality. Hamlet also contains एक Shakespearean device था, a play within the play. Hamlet also contains that, and this is a recurrent Shakespearean device. एक इसमें छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए और ऐड करना चाहूँगी, स्पेशली अगर आप में से कुछ लोग नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि जो सिगमंड फ्रॉइड, जो कि बहुत आपको नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, जो साइको एनालिस्ट थे सिगमंड फ्रॉइड, उनकी अपनी जो थॉट्स थे, अपनी जो ओपिनियन थी रिगार्डिंग हैमलेट, दे वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन हिज बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ओके, एज अ फुटनोट, जहाँ पर वो सोफोक्लिस की ट्रेजेडी इडिपस रेक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो एज अ फुटनोट जो फ्रॉइड के थॉट्स थे, ओपिनियन थी हैमलेट के बारे में, दे वर पब्लिश्ड इन विच बुक, इन हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। अगेन अर्नेस्ट जोन्स, जो कि फ्रॉइड के बायोग्राफर और खुद एक साइको एनालिस्ट थे, वो फ्रॉइड के आइडियाज़ को उन्होंने और डेवलप करते हुए इनटू अ सीरीज ऑफ एसेज, दे वर पब्लिश्ड इन हैमलेट एंड इडिपस। बुक का नाम था हैमलेट एंड इडिपस बाय अर्नेस्ट जोन्स। आपके सामने अभी जो है ये थोड़े से कुछ वर्क्स हैं जो कि शेक्सपियर के हैमलेट से इंस्पायर्ड हैं, सारे नहीं, ऑफ कोर्स दैट वुड बी इम्पॉसिबल टू लिस्ट ऑल ऑफ देम, बट दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वंस, लाइक जिनके आपने ऑथर्स के नाम डेफिनेटली सुने होंगे या फिर वर्क्स के नाम डेफिनेटली सुने होंगे। हेनरी फील्डिंग के टॉम जोन्स, हर्मन मेलविल जो कि मोबी डिक जिन्होंने लिखी थी अमेरिकन लिटरेचर में, उनकी जो पीयर था, अगेन जॉर्ज एलियट का मिल ऑन द फ्लॉस, एक इसमें जो नाम यहाँ पर आपके सामने नहीं है बट आई विल टेल यू सेपरेटली, दैट इज़ आयरिस मर्डॉक का, उनका एक बहुत फेमस वर्क है द ब्लैक प्रिंस। तो दैट ऑल्सो हैज़ बीन इंस्पायर्ड और इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम हैमलेट। एक जो मैंने आपको प्ले के समरी के बीच में मैं बता रही थी, टॉम स्टॉपर्ट का 1966 में प्ले आया था, रोज़नक्रैंस एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड। उसमें एक्चुअली में एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो इट्स जस्ट दैट कि वो वाला प्ले जो है वो हैमलेट की काफ़ी सारी इवेंट्स को इन दोनों कैरेक्टर्स, जो ये कैरेक्टर्स हैं रोज़नक्रैंस और गिल्डनस्टर्न, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी इवेंट्स को बताता है, और इनको द प्ले ऑल्सो गिव्स दीज टू कैरेक्टर्स अ बैक स्टोरी ऑफ देयर ओन। अगेन एक और प्ले है 12 ओफिलियाज बाय कैरिडाट स्विच, दैट ऑल्सो इंक्लूड्स सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी ऑफ हैमलेट, लेकिन वो ओफिलिया पे फोकस करता है वो वाला प्ले। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, इफ़ यू फाउंड इट यूजफुल, please do like, comment and subscribe, and do press the bell icon to get notified on the latest videos. Please spread the love, please spread the information. Learning is always better when done with other people, and it always helps to help other people. Thank you.